अफगानिस्तान में आखिर ऐसा क्या है जो इसे पूरी दुनिया में साम्राज्यों की कब्रगाह के रूप में जाना जाता है। आखिर क्यों अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, सोवियत यूनियन समेत दुनिया की तमाम बड़ी शक्तियां इसे जीतने में नाकाम रही। अगर दुनिया भर में मिलिट्री पावर्स की बात करें तो सबसे ऊपर नाम आता है रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम का। ये कंट्रीज केवल मिलिट्री पावर्स में ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी में भी दूसरे देशों से 2 कदम आगे हैं। लेकिन इतनी ताकत और खूबियों के बावजूद ये देश अफगानिस्तान जैसे छोटे मुल्क से बार बार हार चुके हैं। इतिहास से ही अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क रहा है जिसने अपने तमाम साल गैर मुल्की ताकतों से जंग में ही गुजारे हैं। आज से 2500 साल पहले 522 BC में पर्सिया ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, लेकिन पर्सियंस 2 साल से ज्यादा यहाँ पर नहीं टिक सके। यहाँ तक कि आधी से ज्यादा दुनिया पर शासन करने वाला अलेक्जेंडर भी 7 सालों से ज्यादा अफगानिस्तान में अपनी बादशाहत कायम न रख सका। इसके बाद मंगोल, सिख और मुगल एम्पायर ने भी अफगानिस्तान में अपने हाथ आजमाए। मंगोल्स तो किसी तरह यहाँ पर 2 सालों तक टिक सके, लेकिन सिख और मुगल तो यहाँ 1 साल भी नहीं टिके। 19वीं सदी में सबसे ताकतवर कहे जाने वाला देश ब्रिटेन को भी 1919 में अफगानिस्तान से भागना पड़ा था। इसके बाद 1979 में सोवियत यूनियन यानी कि रशिया ने अफगानिस्तान पर अटैक किया, लेकिन पूरे 10 सालों की जद्दोजहद के बाद अंत में रशिया को भी पीछे हटना पड़ा। जिस वक्त ब्रिटेन और रशिया ने अफगानिस्तान पर हमला किया था उस समय ये दोनों देश अपनी अपनी पीक पर थे, लेकिन अफगानिस्तान के मसले ने इन दोनों देशों को आर्थिक रूप से तोड़कर रख दिया। ब्रिटेन और रशिया के असफल प्रयास के बाद 2001 में अमेरिका ने भी अफगानिस्तान में अपना इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन 20 सालों तक चले इस जंग में आखिरकार अमेरिका भी कुछ न हासिल कर सका और लाखों की संख्या में जाने गंवाने के बाद 2021 में तत्कालीन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपनी सेना को अफगानिस्तान से वापस बुला लिया। ब्रिटेन, रशिया और अमेरिका जैसे देश अफगानिस्तान पर कब्जा करने में पूरी तरह से नाकाम रहे। इसकी वजह ये थी कि सभी देश अफगानिस्तान की कम्प्लेक्सिटी को समझ ना सके। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सब कॉन्टिनेंट पर कब्जा किया तो उन्होंने आज के म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान पर शासन किया। वहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 बार अफगानिस्तान पर अटैक किया, लेकिन वे अपने तीनों प्रयासों में असफल रहे। ब्रिटिशर्स ने ये अटैक 1839 से 1919 के बीच किया था। साल 1842 में ब्रिटिश आर्मी अपने 16,000 सैनिकों के साथ जलालाबाद के लिए निकली थी, लेकिन 16,000 सैनिकों में से केवल 1 सैनिक ही जिंदा बच पाया था। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ साधारण कबीले के लोगों ने दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री को कुछ कॉमन हथियारों से हरा दिया। ब्रिटिशर्स के भाग खड़े होने के बाद अब रसिया ने अफगानिस्तान की तरफ रुख किया। साल 1920 के दौरान आमिर अमानुल्लाह खान ने देश को सुधारने की कोशिश की, जिसमें महिलाओं के बुर्का पहनने जैसी प्रथा को खत्म करने का नियम भी शामिल था। इन सुधारवादी प्रयासों ने कुछ ट्राइबल्स और धार्मिक गुरुओं को नाराज कर दिया, जिसके कारण अफगानिस्तान में गृह युद्ध शुरू हो गया। इस गृह युद्ध के कारण लगभग 1 दशक तक हालात तनावपूर्ण रहे और इसी का फायदा उठाकर रशिया ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। इस हमले में काफी बड़े स्तर पर खून खराबा हुआ। इस युद्ध में लगभग 15 लाख लोगों की मौत हुई और वहीं 50 लाख लोग शरणार्थी बन गए। उस समय के तत्कालीन सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव को एहसास हुआ कि रूसी अर्थव्यवस्था को बदलने की कोशिश करते हुए युद्ध जारी रखना संभव नहीं है। इस प्रकार पूरे 9 सालों तक चले इस प्रयास के बाद रूस ने अपनी सेना को वापस बुला लिया। ये एक बेहद खर्चीला और शर्मनाक युद्ध था, जिसमें सोवियत यूनियन अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद स्थानीय गोरिल्ला लड़ाकों से हार गया। सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान छोड़ने के 12 साल बाद 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर अटैक किया। ब्रिटेन और रशिया की असफलता को देखते हुए अमेरिका ने अफगानिस्तान से वार में नेटो कंट्रीज को भी शामिल किया। अब अमेरिका की तरफ से यूके, कनाडा, जर्मनी, इटली, फ्रांस, डेनमार्क, पोलैंड जैसे देशों को मिलाकर कुल 13 नेटो कंट्रीज हो गई और दूसरी तरफ अफगानिस्तान सिर्फ अकेला। 20 सालों तक चले इस वार में अमेरिका अफगानिस्तान के केवल 15% हिस्से को ही कंट्रोल कर सका, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि अमेरिका को भी अफगानिस्तान से निकलना पड़ा। सोवियत यूनियन ने जहां अफगानिस्तान में प्रतिवर्ष लगभग 2 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च किए, वहीं अमेरिका के लिए 2010 और 2012 के बीच युद्ध की लागत प्रतिवर्ष लगभग 100 अरब अमेरिकी डॉलर हो गई थी। इस हार के बाद जब दुनिया भर में अमेरिका को क्रिटिसाइज किया जाने लगा तो अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिकी नागरिकों को एक ऐसे युद्ध में नहीं मरना चाहिए जिसे खुद अफगानी लोग नहीं लड़ना चाह रहे हों। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर दुनिया के इतने पावरफुल देश एक छोटे अफगानिस्तान और थोड़े से तालिबानी लड़ाकों से कैसे हार जा रहे हैं। इस सवाल का जवाब छुपा है अफगानिस्तान के जियोग्राफिकल लोकेशन में। 4 करोड़ से भी कम आबादी वाला ये देश 6,52,860 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है, जिनमें कि उज्बेक्स, ताजिक्स और पश्तून्स रहते हैं।
अफगानिस्तान का जो इलाका पाकिस्तान की बॉर्डर से सटा हुआ है वो इलाका पश्तून्स का है और इन पश्तून्स की आबादी अफगानिस्तान से ज्यादा बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान में बसती है। मतलब ये कि इनकी आधी फैमिली अफगानिस्तान में रहती है तो आधी पाकिस्तान में, इसकी वजह से इनका दोनों देशों में आना जाना लगा रहता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर को जो लाइन जोड़ती है उसे डुरंड लाइन के नाम से जाना जाता है और इसकी रेंज 2640 किलोमीटर है। इस लाइन पर बहुत सी पहाड़ियां हैं जिसकी वजह से इसे प्रोटेक्ट करना दोनों मुल्कों के लिए काफी मुश्किल भरा काम है। इस लाइन पर लगभग 300 स्पॉट्स ऐसे हैं जहां से इसे क्रॉस करना काफी आसान है। इसी वजह से इसे दुनिया की सबसे डेंजरस लाइन के नाम से भी जाना जाता है। इस लाइन के जरिए ड्रग्स, वेपन्स और मिलिटेंट्स की स्मगलिंग एक कॉमन सी बात है। अफगान टेररिस्ट ग्रुप को जब भी नए मेंबर्स की जरूरत होती है तो वो इस लाइन को आसानी से पार करके पाकिस्तान से नए मेंबर्स की भर्ती कर लेते हैं। डुरंड लाइन के बाद जो दूसरी डिफिकल्टी है वो है हिंदू कुश माउंटेन रेंज। ये माउंटेन रेंज अफगानिस्तान के लगभग 75% एरिया को कवर करता है, जिसकी वजह से अफगानी गोरिल्ला फाइटर्स का काम काफी आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ से छुपकर गैर मुल्की ताकतों पर हमला करना और उनकी सप्लाई को रोकना एक आसान काम है। इस माउंटेन रेंज में बहुत से ट्राइबल्स का बसेरा है और कुछ ट्राइबल्स तो एक दूसरे से इतने दूर हैं कि इनका आपस में कोई कनेक्शन भी नहीं है। इसी वजह से इनकी अपनी खुद की एक अलग दुनिया है जहाँ पर इनका अपना रूल है और ये खुद को खुद से ही प्रोटेक्ट भी करते हैं। इन ट्राइब्स पर राजधानी काबुल की सेंट्रल गवर्नमेंट का भी पूरा कंट्रोल नहीं है, तो भला बाहरी ताकतें इसे कैसे कंट्रोल कर सकती हैं। 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगान सिटी घोस्त में अपना मिलिट्री बेस कैंप बनाया जो कि एक वैली है और चारों ओर माउंटेन से घिरा हुआ है। इस चीज का पूरा फायदा तालिबानी लड़ाकों को मिला और उन लोगों ने माउंटेन की पीक पर अपना कैंप लगा लिया और सोवियत यूनियन की सप्लाई को पूरी तरह से बाधित कर दिया। अपनी सप्लाई का काम सोवियत यूनियन ने बाई एयर जरूर किया, लेकिन ये इतना खर्चीला था कि इनके लिए कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं था। तालिबानी लड़ाकों ने केवल सोवियत यूनियन को ही नहीं बल्कि अमेरिका को भी इसी स्ट्रेटजी से हराया था। अमेरिका ने जब अफगानिस्तान पर हमला किया तो उसने अपने 1,30,000 सेना को बाई एयर लैंड कराया और अपने ट्रक्स और टैंक्स को पाकिस्तान के खैबर पास के जरिए अफगानिस्तान में एंटर कराने की योजना बनाई। तालिबानी लड़ाके जानते थे कि खैबर पास उनके लिए खतरा साबित हो सकता है, इसीलिए उन लोगों ने खैबर पास के तमाम रास्तों को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये तालिबानी लड़ाके माउंटेन रेंज के हर कोने से वाकिफ थे, जिसकी वजह से ये गुरिल्ला वार में बच निकलते थे। अमेरिका ने इस वार में नेटो कंट्रीज के साथ साथ अफगान गवर्नमेंट और वहाँ के लोकल्स को भी शामिल किया, लेकिन अगर इन 20 सालों का निचोड़ दिया जाए तो अमेरिका केवल 15% हिस्से को ही कंट्रोल कर पाया और इसका टोटल खर्च $2.3 ट्रिलियन आया था। इतना पैसा और इतनी बड़ी आर्मी खड़ी करने के बावजूद अमेरिका अफगानिस्तान के 85% हिस्से को काबू में नहीं कर सका। अफगानिस्तान जो कि हार्ट ऑफ एशिया कहा जाता है वो साउथ ईस्ट और मिडिल ईस्ट का सेंटर भी है। मतलब कि जो देश इसको कंट्रोल करता वो अपनी पकड़ चारों तरफ बना कर रख पाता। यही वजह है कि ब्रिटेन, रशिया और अमेरिका जैसे कंट्रीज इस पर अपना होल्ड चाहती थी। लेकिन जब भी कोई देश अफगानिस्तान पर हमला करता तो दूसरी कंट्रीज इसको फंडिंग कर देती, जिसकी वजह से अफगानिस्तान खुद को प्रोटेक्ट कर लेता। हम उम्मीद करते हैं कि टॉप टेल्स की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। Thank you.